गुजरात में चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। गुजरात के चुनावी दंगल में आज बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की। बात हो रही है समानता की, लेकिन उसमें सियासत ज्यादा और समानता आपको कम दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल के बाद बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्ड को गुजरात में चला है। अगर यह कार्ड गुजरात के लैब से पास हो गया तो यकीन मानिए 2024 में बीजेपी के लिए यह तुरुप का पत्ता बन सकता है। लेकिन फिलहाल बात तो 2022 की है, जिसे बीजेपी ने गुजरात के संकल्प पत्र में ऐलान किया है। बीजेपी के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने इसे हिंदुत्व का एजेंडा करार देते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि 27 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कार्ड क्या ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा? क्या बीजेपी ने इसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी के कार्ड निकाला है, या फिर बीजेपी अपने उसी लाइन लेंथ पर खेल रही है जिसका वादा उसने जनसंघ के वक्त किया था? अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहां ठहरती है। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी के संकल्प पत्र के पन्ने खुले तो मानो वादों का पिटारा खुल गया। 20 लाख रोजगार, छात्राओं को स्कूटी, पीएम आरोग्य योजना, 5 से 10 लाख, 1 लाख महिलाओं को रोजगार। गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। 2 सी फूड पार्क की स्थापना, 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल, श्रमिक क्रेडिट कार्ड, 2 लाख तक लोन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़। गुजरात में बीजेपी पत्र में वादों की ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि कम वक्त में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन एक वादा ऐसा है जिसने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। गुजरात चुनाव में अपने संकल्प पत्र में इसी वादे के जरिए बीजेपी ने गर्मी पैदा कर दी है। हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा करेंगे। ये जो प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा। गुजरात चुनाव में सियासत की सुई बीजेपी के समान नागरिक संहिता के वादे पर आकर अटक गई है। ओवैसी ताल ठोक रहे हैं कि इसे हिंदू कोड से तुलना करते हिंदुत्व का एजेंडा करार दे रहे हैं। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफिटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने की बात कही थी। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इस मुद्दे को लेकर देश के गृह मंत्री कई बार अलग अलग मंचों से समान नागरिक संहिता लाने की वकालत कर चुके हैं। सिविल कोड 1950 से, जब से मेरी पार्टी बनी तब से हमारा मुद्दा है, और यही मुद्दे के आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ऐसे कई मुद्दे थे जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे थे, जिसके आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के पहले उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करी। बीजेपी जब शून्य पर थी तब और आज जब शिखर पर है, तब उसकी डायरी में 3 मुद्दे हमेशा बने रहे। देश की जनता से बीजेपी ने जो वादा किया, उन 3 मुद्दों में से 2 लागू कर चुकी है, बस एक बाकी है, यानी राम मंदिर निर्माण पूरा, धारा 370 का खात्मा पूरा, समान नागरिक संहिता बाकी है। बीजेपी तो अपने लाइन लेंथ पर खेल रही है। उसने सियासत में जो लकीर खींची है उस पर सीधे चली जा रही है और उसे कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन तीसरे मुद्दे की बहस का शोर गुजरात चुनाव में तेज है, जिसे ओवैसी जैसे नेता नहीं बचा पा रहे हैं। क्या जो अगर कोई अपना रिलीजन बदलना चाहता है तो कानून निकाल देंगे आप? हिंदुइज्म को छोड़कर अगर कोई दूसरा मजहब चेंज करना है तो आप परमिशन नहीं देते। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जो मलधारीज हैं कच्छ के,
वहां पर आप उनको इसलिए फॉरेस्ट राइट्स नहीं थे क्योंकि वो मुसलमान है, डांग में दे देते हैं आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। दरअसल समान नागरिक संहिता का कार्ड बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव में चला था, वहां उसे कामयाबी हासिल हुई। हिमाचल चुनाव में भी सरकार बनने पर यूसीसी का वादा कर दिया। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी शासित दूसरे राज्य भी इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए असली लैब तो गुजरात है, जहां समान नागरिक संहिता का टेस्ट होना है। अगर वोटरों के लिटमस टेस्ट में ये मुद्दा पास हो गया तो 2024 में इसे जोर शोर से बीजेपी भुना सकती है। इसलिए गुजरात चुनाव को 2024 के लिए बड़ा ट्रेलर माना जा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ कई खास मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा एडवोकेट आदिल हसन साहब हैं, जो AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, आपका भी स्वागत है। और कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, RSS के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन के शर्मा सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। 27 सालों से गुजरात में बीजेपी वहां पर है। तकरीबन 70 सालों से यह मुद्दा जो है आपके मैनिफेस्टो में अलग अलग समय पर आता रहा है। लेकिन चुनाव के वक्त अगर फिर से आप गुजरात में से डालते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि क्या 27 साल के कामकाज से भरोसा नहीं है? क्या नाकामियों को छिपाने की कोशिश है? या फिर जैसे हर बार कॉलम में लिख दिया जाता है वैसे ही एक बार फिर से कॉलम में भर दिया गया है? क्योंकि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक हर चुनाव में हमने देखा है कि इस मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया है और इसका फायदा भी कई बार आपको मिला है। देखिए शुभांकर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी गुजरात ने, प्रदेश ने अपने भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सामाजिक आर्थिक का जो विकास का एक ब्लूप्रिंट जो है जनता के बीच यहाँ जो है चुनाव में रखा है। और जिस ढंग से हमने डबल इंजन की जो सरकार चली है यहाँ गुजरात में, और जिस ढंग से हमको 27 सालों से लगातार जनता का जो है आशीर्वाद मिल रहा है, उनका जन समर्थन मिल रहा है, 6 बार यहाँ गुजरात की जनता ने हमें चुनाव जिताया है। निश्चित तौर से आज जिस ढंग से हमने अपने कामों को पूरा किया है, विकास कार्यों को, और आगे जो विकास के लिए हम नई योजना लेकर आए हैं, निश्चित तौर से गुजरात की जनता इस पर हमको आशीर्वाद भी देगी, अपना जन समर्थन भी देगी। नहीं, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जवाब नहीं दिया सर मुझे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू आप करेंगे? कि राज्य सरकार, मैं बिल्कुल राज्य सरकार के अधिकार में कानून के जानकार कहते हैं कि बहुत हद तक है नहीं, ये तो सिर्फ ये शिगुफा है। और 2019 में भी आप लोगों ने ये वादा किया था, तो अगर 19 में लोकसभा में कहा नहीं किया तो 22 में गुजरात में कैसे कर देंगे? या फिर माहौल बनाने की तैयारी है? क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी है गुजरात। नहीं, देखिए मुझे आश्चर्य है, आप कह रहे हैं, बिल्कुल पहले तो इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ये हमारे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो 3 प्रमुख मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के समय में रहे हैं, जो एक राम मंदिर निर्माण की बात थी, धारा 370 को मूलतः समाप्त करने की बात थी, और समान नागरिक संहिता की बात थी। ये प्रश्न हमको जब राम मंदिर का मसला होता था तब भी शुभांकर जी पूछा जाता था बार बार, कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, डेट नहीं बताते हैं, यही सब हमारे ऊपर लगते थे। आपसे और सवाल डिटेल में पूछूंगा मैं, ठीक है सर, आपकी बात समझ गया सर मैं। एक सुनिए, एक मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर देता हूं, फिर आप इसके बाद, क्योंकि आपका डिबेट इसी पर है, इसलिए बात पूरी सिविल उसमें भी आता हूं। इसी ढंग से धारा 370 के लिए कहते थे आप संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप, लेकिन हमने करके दिखाया और इस देश की जनता ने दिया और देखा, और उसका आशीर्वाद भी हमको मिलेगा और मिल भी रहा है। इसी ढंग से जो समान नागरिक संहिता, जो एक मुद्दा हमारा रह गया है, वो हमारा मूल मुद्दा है और उसे हम पूरा करेंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, किसी को शंका में नहीं रहना चाहिए। और जो ये सब चीजें कहते हैं, उत्तराखंड में भी कहा गया था चुनाव के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को लेकर अब तक ये आरोप लगते हैं केवल चाय पकौड़ी खा रही है वो कमेटी।
ये कहा जा रहा है कमेटी केवल चाय पकौड़ी खा रही, अब तक कुछ ठोस नहीं किया उसने। ये एक आरोप आप पर लगाए जाते हैं कि राजनीतिक लाभ आप लोग ले लेते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे साथ मैं आऊंगा सर। के शर्मा जी, मैंने आपको 2 मिनट से ऊपर समय दिया, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ है। आलोक शर्मा जी, आज असदुद्दीन ओवैसी ने पहले सवाल पूछा है और कहा कि कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी का यूसीसी पर क्या स्टैंड है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं देते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या चुनाव में धार्मिक एंगल देना जरूरी होता है, क्योंकि हमने देखा आपके भी नेता जो हैं वो आजकल आरती कर रहे हैं, भगवा गमछा पहना है, ओम ओम लिखा है। तो ये चुनाव में धार्मिक आस्था क्यों बढ़ जाती है और यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि मंदिर जाना, कहीं पर भी पूजा करना, ओम पहनना, ओम नमः शिवाय बोलना, इस सब का अपना व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें कहीं पर भी किसी को कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं। दूसरी चीज ये है कि सरकार बताए ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उनका क्या नजरिया है। केवल चुनावी शगुफा क्यों, आज कांग्रेस या किसी से भी क्यों पूछा जाए? आपके तो मैनिफेस्टो में है। आपके मैनिफेस्टो में क्या है? आपके मैनिफेस्टो में तो ये लिखा हुआ था ना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो 8.5 साल हो गए, 8.5 साल से पकौड़े चल रहे थे। लॉ कमीशन नहीं है 2020 के पास इस देश के अंदर। आपने कहा कि हम लाएंगे, हमने एक कमेटी बनाई, लॉ मिनिस्ट्री ने कमेटी में 2019 में 18 में कमेटी बनी, फरवरी 19 में कहा कि लॉ कमीशन की कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को आवश्यकता नहीं। क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का उस पर? आप ही की सरकार ने कमेटी बनाई थी। पिछली बार चुनाव है उत्तराखंड का, तो हम एक कमेटी बनाएंगे, फिर वो गायब हो जाएगी कमेटी। वो कमेटी में कितने मेंबर हैं और कौन चेयरमैन है, मेरे बीजेपी के साथी जरूर बता के जाएं। हिमाचल का चुनाव आया तो उसमें कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और उसके रिकमेंडेशन क्या आएंगे उसके बाद हम फिर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे। उनका मैनिफेस्टो में देख रहा था। आपने सर मेरा सवाल नहीं सुना सर। अरे सुना मैंने भाई, आपका सवाल मैंने बिल्कुल अच्छी तरह सुना शुभांकर जी। ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस शुरुआत उन्हीं से की थी सर। लेकिन आप भी पैनल में, तो मेरा काम है, मेरा दायित्व है आपसे भी पूछना। हाँ सुनिए ना भाई, जरा सुनिए। कहाँ है यूनिफॉर्म सिविल कोड? परिभाषा आपको पता है शुभंकर मिश्रा जी को या के शर्मा जी को? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज तक को परिभाषा पता क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सवाल पूछने बैठ गए आप सर। लेकिन इतना पता है कि दुनिया में कोई भी सेक्युलर देश ऐसा नहीं है जहां पर अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। ये तो आप भी मानेंगे ना? ये तो भंग करवा दीजिए ना, आपकी तो सरकार। तो इसीलिए आपसे स्टैंड पूछ रहे हैं सर। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आपसे स्टैंड पूछ रहा हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। अरे सुनिए ना, मैं आपकी उस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार 27 साल से यहां पर है, इनकी सरकार अगर इतनी अच्छी चीज है और हर मैनिफेस्टो में था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों नहीं लाए? आज तक 8.5 साल से ये सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक भी अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं बिल लेकर आए? ठीक है सर। प्राइवेट मेंबर बिल आता है, वो भी बीजेपी का सांसद लेके आता है। क्या मतलब बेवकूफ बना? ठीक है आलोक जी, मैं समझ गया। आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते और इसके लिए आप सारी चीजें कह देंगे। ठीक है, वो आपका अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, जनता देख रही है। मैंने ईमानदारी सवाल पूछा। सुनिए ना आप, जिनका बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2017 का, कोई चैनल इस पे भी डिबेट कर ले। सर मैंने शुरुआत वहीं से की थी। मैंने जनसंघ से लेकर बीजेपी और 2019-17 का जिक्र करते हुए यह सवाल पूछा था। अगर आपको बीजेपी से पूछा गया, मेरा सवाल नहीं सुनाई पड़ा, तो वो मेरी गलती नहीं है सर। आप दोबारा देख लीजिएगा। मेरे कान कमजोर हैं, आपने तो सारा पूछ लिया भाई, मेरी गलती। मैं तो केवल पूछ रहा हूं कि 70% मैनिफेस्टो 2017 का पूरा नहीं हुआ, उस पर बात नहीं करेगा कोई भी दुनिया में। जो सवाल बीजेपी से था, क्या नाकामियों को छुपाने के लिए वो शराब नहीं सुना? आप फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूं, क्या आलोक शर्मा जी जवाब देना पसंद करेंगे? क्योंकि गुजरात के हिंदू, गुजरात के मुसलमान भी जानना चाहते होंगे कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का अगर स्टैंड यस होता तो मैनिफेस्टो में होता। हम धोखा नहीं देते। इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी तब लेकर आए। ठीक है, यानी यस, यही स्टैंड यस नहीं है तो इसका मतलब नो निकाल जाए, उससे आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अरे भाई मुझे मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि बीजेपी का पूछिए ना, 8.5 साल से सरकार में है, 27 साल से यहां पर सरकार में है। वो कमेटी कहां है जो बनी थी अभी 1.5 महीने पहले? के शर्मा जी से पूछिए, वो गांधीनगर में जो कैबिनेट ने अप्रूव की थी उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? बिल्कुल यार, देश को पागल समझ रहे हैं आप लोग। कोरोना से भागना है। के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। छोटा सा कमेंट, 20 सेकंड आपके पास। के शर्मा जी।
देखिए क्या है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है शुभांकर जी कि इनकी विश्वसनीयता तो बची नहीं है। 27 साल से गुजरात की जनता इनको बाहर कर रखी है। 6 बार ये अपने घोषणा पत्र भी लेके आए, सब कुछ लेके आए, जनता इन पर विश्वास करती नहीं, ना इनके नेतृत्व पर विश्वास करती, ना नीति पर करती। और जहां तक ये प्रश्न उठा रहे हैं, मैं इनको बता दूं, यही सब प्रश्न हमारे साथ धारा 370 के लिए भी उठाए जाते थे और यही सारे प्रश्न हमारे साथ जो है राम मंदिर के लिए भी उठाए जाते थे। लेकिन वक्त आया और हमने करके दिखाया, तो हम इसको भी करके क्यों नहीं समाप्त किया ना। तो इसलिए इसीलिए आप तो पूरे जीवन भर विरोध किए ना, आपने तो नहीं, आप तो पूरा विरोध करते करते थक गए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, इसके बावजूद नहीं रोक पाए। क्या कर्म नहीं किया कांग्रेस ने? भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, हिंदुओं को जो आतंकवादी कहा आपने, क्या नहीं किया आपने? इसके बावजूद ठीक है, आप दोनों की बातें सुनकर जो जनता को समझना होगा वो मैसेज बड़ा क्लियर है। आप दोनों ने अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सब्र रखें, आपके पास में आऊंगा। आदिल हसन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा, आपको जवाब मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो सवाल ये है कि इस बात को लेकर ओवैसी की पार्टी विरोध क्यों करती है? क्योंकि देश में अगर सिख, जैन, पारसी, यहूदी और हिंदुओं को तकलीफ नहीं है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो फिर एक धर्म को अलग से एडवांटेज मिल रहा है, उसको लेकर तकलीफ क्यों अलग से वीटो मिले? क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि एक संविधान का मतलब है कि एक विधान, तो फिर एक देश में बहुविधान क्यों? आदिल हसन साहब। शुभांशु जी, बड़े अदब के साथ ये बोलना चाह रहा हूं कि जरा भाजपा के लोगों से और भाजपा की सरकार है केंद्र में, उनसे एक बात बड़े अदब से बोलना चाहता हूं कि 371 के तहत नागालैंड को उनको ट्राइबल राइट्स है नागा स्टेट में, उसी तरह 371 के सर आप सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका भी जवाब दे दीजिएगा। क्या उनका ट्राइबल जो सवाल पूछा उसका जवाब देके फिर सवाल पूछ लीजिएगा सर। उनका नागा कल्चर है और मिजो कल्चर है, उसका राइट छीन लेगी बीजेपी। और आप बतलाइए, साउथ इंडिया में अग्नि का फेरा नहीं लिया जाता है, साउथ इंडिया में वरमाला पहनाया जाता है। और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पे बीजेपी क्या करेगी? राइट टू इक्वालिटी पे बीजेपी क्या करेगी? राइट टू जस्टिस पे क्या करेगी बीजेपी? राइट आर्टिकल 29 पे क्या करेगी? आप उसके बाद बताइए, हिंदू आदिल हसन साहब, सवाल फिर मैं दोहरा रहा हूं, बीजेपी किस बात को लेकर विरोध है आपका? क्योंकि अगर बात मुस्लिमों की है तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों बहनों का इससे फायदा होगा, तमाम मुस्लिम देश भी है जहां पर इसको लागू किया गया है। किस बात को लेकर विरोध है? नागालैंड के लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा? ये जो शगुफा आप छोड़ रहे इलेक्शन से वक्त, नागालैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है 371A के तहत, उसका आप क्या कीजिएगा? मिजोरम के लोगों को 371K के तहत मिला हुआ, उसका क्या कीजिएगा? हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में जो टैक्स रिबेट है उसका क्या कीजिएगा? गोवा में अगर कोई 12 साल हो गया कोई दंपति को, उनको बच्चे नहीं होते हैं तो दूसरी शादी कर सकती है, उस पर आप क्या कीजिएगा? साउथ इंडिया में मामा और भांजी में शादी होती है, उस पर आप क्या कीजिएगा? आप जो कल्चर, भारत की खूबसूरती, भारत का जो प्लूरलिज्म इथोस, भारत का मतलब है गुलदस्ता, बगीचा, भारत का मतलब एक संविधान नहीं है। और ये जो उत्तराखंड में इन्होंने किया है, आप ही बताइए, ये देश, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। और भाजपा रोजगार। अच्छा सर, आप ये आदिल साहब, आपसे सवाल में दूसरी तरीके से घुमा के पूछता हूं, क्या किसी भी सेकुलर देश में, क्या किसी भी सेकुलर देश में धर्म विशेष का बोर्ड होना चाहिए? और अगर है तो क्या वो देश सेकुलर कहलाएगा? भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत की। हाँ, तो यही पूछ रहा हूं मैं कि क्या दुनिया में आप एक देश का उदाहरण दे दीजिए मुझे जो सेकुलर देश हो, जहां पर किसी धर्म को लेकर अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड हो। मोहब्बत है, भारत का मतलब भाजपा नहीं है, भारत का मतलब नहीं, भारत भाजपा का जिक्र नहीं हो रहा सर, मतलब प्यार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी समस्या में जानना चाह रहा हूं, मतलब आपका विरोध किस बात को लेकर है? ओवैसी की पार्टी किस बात को लेकर विरोध कर रही है? बीजेपी सियासत कर रही है, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल ये कि विरोध का आधार क्या है आपका? संविधान में जो लिखा है, संविधान के निर्माता अभी के प्रधानमंत्री और अभी के भाजपाइयों से ज्यादा काबिल थे। बाबा साहेब अम्बेडकर आप लोग से ज्यादा काबिल थे। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर ही जिक्र है सर, उसी का जिक्र। राजनिवेश अवस्थी साहब, ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि देखिए संविधान के निर्माताओं को ज्यादा ज्ञान था, जो चीजें बदल कर आ रही हैं, आप उनके कल्चरल राइट पर हनन कर रहे हैं। आप तो अंग्रेजों की दरबारी कर रहे थे, आप तो माफी। ठीक है शुभंकर जी, शुभंकर जी,
ये जितने सवाल यहाँ पर आदिल हसन उठा रहे हैं, इन्हीं सभी सवालों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। एक बात बड़ी साफ सी है, आपने भी कहा कि किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म उपासना पंथ पद्धति वाले को कोई दिक्कत नहीं है। एक ही को क्यों दिक्कत होती है? जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, ये हमारे खिलाफ है। अरे भैया, सबके लिए एक से होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, सबके लिए एक सा होगा। ये आप अचानक कहने लगते हैं ये हमारे खिलाफ है। अरे भैया, मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना। आदिल हसन साहब आपके बीच में नहीं बोला था। अब सुन लीजिए ना, आपसे मैंने कई तरह से कोशिश की, अब जवाब सुन लेते उनका भी, वरना मजबूरन पीसीआर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। शो का नाम केवल दंगल है, कार्यक्रम में दंगल नहीं करना। संविधान के नीति निर्देश, अरे सुन लीजिए ना, फिर आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। ये रजाकरों का मसला नहीं है, ये रजाकरों का मसला है नहीं जिसमें आप कूद पड़े। ऐसा है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है, और नीति निर्देशक, अरे भैया ये, अरे सुन लेना, इसीलिए ये रजाकरों का, अरे नहीं है ना, ये बहुत हो गया, बहुत झूठ फैला लिया आपने। ये झूठ बोलते आप कहां के कहां पहुंच गए, आपको मालूम है काहे को? अभी रजाकरों का, अरे अडवाणी जी के बारे में आपके शब्दों का बताऊं, बोलूं आपको क्या बोलते थे आप? हाँ, मैं बोलता हूं ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैं आपको कि अरे भैया, तुम तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर हटाने को तैयार नहीं हो। लेकिन आज का मसला ये नहीं है शुभंकर जी, ये आज का मसला ये है कि देश में सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म पंथ संप्रदाय की उपासना पद्धति को स्वीकार करने का, अनुपालन करने का पूरा हक है। लेकिन जब देश का संविधान होगा तो संविधान की दृष्टि से प्रत्येक नागरिक का धर्म आड़े नहीं आएगा, बल्कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने कानून के हिसाब से समान रूप से उस पर लागू होगा, समान मानेगा। कहीं कोई ज्यादा आप जो कह रहे हैं ये बात, चलिए ठीक है, आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस पर राजनीतिक टिप्पणी भी आप करें। 2019 में सर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, वो खुद कह रहे हैं कि जनसंघ से लेकर अब तक रखा है, तो इसे राजनीतिक दांव क्यों ना माना जाए? हो सकता है कि इससे इंप्लीमेंट हो तो सबको बराबरी का अधिकार मिले, लेकिन बीजेपी के दृष्टिकोण से इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम क्यों ना कहा जाए? आप तो आरएसएस के जानकार हैं, आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? शुभंकर जी, बड़ी साफ सी बात है कि जनसंघ के समय से है। ये मुझे खूब याद है, आलोक शर्मा जी बैठते थे, वो खूब उछल के कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख मालूम चल गई, सामने भव्य राम मंदिर भी आ गया। 370, अरे भैया चुप रहो आप बीच में, बहुत बोलते थे ना, पुरानी निकाल के दिखा दो यूट्यूब से आपकी डिबेट, जब आप ये चलाया करते थे, राग अलापा करते थे। 370 के बारे में तो कहा था, अरे ये तो कोई, और वहां की एक क्या कहते हैं नेता कहते थे कि अरे खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज लाल चौक में नहीं, पूरे कश्मीर में जिस तरीके से, और बड़ी साफ सी बात है शुभंकर जी, मैं इस पर डिबेट करने को तैयार हूं। अब आपको पत्थरबाजी कोई घटना आप अपने न्यूज चैनल पे दिखाते हो? किसी स्कूल को आग लगा दी गई, आप दिखाते हो? सारे दूसरे प्रदेशों के लोगों की हत्या आज भी हो रही है। अगर अभी कश्मीरी पंडित, अभी वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है, यही बंद हो जाएगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि इससे सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तस्लीम रहमानी साहब, बीजेपी या जो लोग यूसीसी का समर्थन करने वाले हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि भारत में तकरीबन 4 लाख मठ मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन देश में एक भी मस्जिद की बात की जाए, दरगाह की बात की जाए, ये कंट्रोल में नहीं है। आज हज के पास जो कमेटी, उसके पास बहुत सारी जमीनों पर कब्जा है, बहुत सारे आरोप लगते, कहा जाता है कि इससे बेटियों को अधिकार मिलेगा, चाहे वो क्रिश्चियन बेटियां हो या पारसी बेटियां हो या मुस्लिम बेटियां हो। आप लोग नहीं चाहते कि उन बेटियों का अधिकार उनको मिल जाए, इसलिए आप लोग जानबूझकर सेकुलरिज्म के नाम पर यहां पर अपना अड़ंगा लगाते हैं। दंड विधान में तो आपको मंजूर है कि दंड एक समान हो, लेकिन जब सिविल मामलों की बात आती है तो वहां पर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का राग अलापना शुरू करते हैं। तस्लीम रहमानी,
जी देखिए, मैं यही बात कहना चाहता था कि देश के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो देश के मुद्दे हैं, देश के चिंतन का विषय है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाके खाली उनको जीनत नहीं बनाया जा सकता। आज बीजेपी और आरएसएस के लोगों के पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर और कश्मीर और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा रहा है। उन्होंने 2 पहले कर दिए, तीसरा करने की। लेकिन सवाल यह है कि वाजपेयी जी आए थे 98 से 2004 तक, उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में अभी हमारी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए हमने कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन अब 2014 से 2022 आज आ गया, क्या मजबूरी है 27 की? क्या इसका जवाब नहीं दिया है? ना के शर्मा जी ने दिया है, ना आरएसएस के। अभी आप असम में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? वहां पर आपकी सरकार है। त्रिपुरा में आप नहीं उठा रहे, वहां आपकी सरकार है और दूसरा टर्म है दोनों सरकारों का। उत्तर प्रदेश में सेकंड टर्म है, वहां आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। तो इलेक्शन के समय में जब तक आप हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन लास्ट मोमेंट पे न करते, आपका कैंपेन पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि इन मुद्दों को, जो बिल्कुल कंसर्न इश्यूज है देश के, इन्हें जोकरी मत बनाइए। मैनिफेस्टो में रख के और जीतने का, पोलराइजेशन का इशू नहीं है। इसलिए मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो लॉ कमीशन ने कहा, कल आप देखिए पटना के गांधी मैदान में सरना समाज ने कितनी बड़ी रैली की, कहा कि हमको एक सेपरेट रिलीजन की हैसियत से कोडिफाई कीजिए। लिंगायत कम्युनिटी ने कर्नाटक में बार बार कहा कि हमको एक सेपरेट रिलीजन की हैसियत से कोडिफाई कीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से सवाल में बहुत ही बेसिक तरीके से पूछता हूं, जनता को भी समझ में आएगा। क्या सेकुलर देश में एक तरह का कानून सबके लिए होना चाहिए? क्योंकि भारत में दंड विधान सभी के लिए एक है, सिविल मामलों में अलग हो जाता है। क्यों अलग से किसी एक का जलवाए जलाल हो? अगर कई धर्मों को आपत्ति नहीं है तो सिर्फ मुस्लिमों को अलग से वीटो क्यों मिले? यह सवाल उठता है। क्या आपत्ति आप लोगों को अगर यूसीसी हटा दिया जाए? ये किसने कहा कि सबको आपत्ति नहीं है, अकेले मुसलमानों को आपत्ति है? ये बात तो साबितशुदा नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सरना समाज और लिंगायत का आपको वो मिसाल दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को इससे आपत्ति है। इसलिए हम कहते हैं ड्राफ्ट लाइए, बहस कीजिए, सारा देश बहस करेगा। अगर सबको आपत्ति ना होती तो आप आसाम में करते बात, जहां इतनी बड़ी तादाद में ट्राइबल रहते। ठीक है, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर राज्य दर राज्य, हालांकि राज्य लागू कर पाएंगे, उनके पास इतने अधिकार होते हैं, ये भी अपने आप में एक संशय का विषय है, क्योंकि ज्यादातर कानून केंद्र सरकार के हैं। लेकिन अगर गुजरात अपना अलग लागू करे, राजस्थान अपना अलग लागू करे, तो यूनिफॉर्मिटी कैसे बनी रहेगी? तो फिर सवाल मन में आता है कि ये पॉलिटिकल दांव ज्यादा लगता है, या जो बीजेपी कहती है कि नहीं हमारी विचारधारा का हिस्सा है। और हमने देखिए राम मंदिर को लेकर, हालांकि आलोक जी नहीं मान रहे हो, कह रहे हैं कोर्ट से है, बीजेपी कहते हैं हमने करवाया है, हमने लड़ाई लड़ी है, या बाकी मसलों को जो उठाते हैं वो कहते हैं हमने ये भी करके दिखाया, ये भी करके दिखाएंगे। क्या नजर आता है, ये उनका पुराना एजेंडा या मौजूदा दौर में सियासी लाभ लेने का एजेंडा? देखिए, आर्टिकल 44 के अंदर राज्य सरकारों को, खास करके कॉमन सिविल कोड के लिए है, बिल्कुल क्लियर कट उसके अंदर लिखा है आर्टिकल 44 के अंदर कि राज्य सरकार उसके ऊपर लागू करने के लिए तैयारी कर सकती है, उसके ऊपर विचार कर सकती है। ये क्लियर कट है। इस चीज को लोग भूल रहे हैं और उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आर्टिकल 44 क्या कह रहा है। और देखिए, अभी उत्तराखंड में जो हुआ है, वो उन्होंने आर्टिकल 44 का ही सहारा लिया है कि राज्य सरकार वो फैसले ले सकती है और उसके ऊपर विचार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, कई स्टेट इसके ऊपर जो है काम कर रही हैं। और रही बात इलेक्शन के अंदर इसको एजेंडा बनाने के लिए, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी ओवैसी साहब का बयान आया है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके टेलीविजन पे देख रहा था। वो कह रहे थे कि साहब वो हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल्चर और इस्लाम के रिलीजन, देखिए अपने इस्लाम को मानने वाले हैं, जो कल्चर और मजहब में बड़ा फर्क है। कल्चर की छेड़छाड़ की बात नहीं हो रही है, ये आर्टिकल 44 में और 14 में भी दर्ज है। सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान करके। आप वकील साहब, आपके लिए है, आप IAM के हैं, आपको मालूम होना चाहिए खास करके कि हमारे यहाँ मुसलमान जो है वो कॉमन सिविल कोड के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ औरतों के ऊपर लागू करना है, शरिया लॉ औरतों पे लागू करना है। कॉमन सिविल कोड उसे इसलिए पसंद नहीं आ रहा है, वरना वो 300 जो जितने भी आपके भारत का संविधान है, या जितने भी उनके मुकदमे चलते हैं और जितनी दफाएं हैं, 302 है, 420 है, सबके ऊपर जाके मुकदमा लड़ता है, उसमें नहीं बोलता। जहां पर बात आती है औरतों को लेकर के, उसी टाइम उनको याद आ जाता है साहब पर्सनल लॉ बोर्ड। पर्सनल लॉ बोर्ड जो है शरिया के लिए है, औरतों के लिए है। अभी बीच में बयान आया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान था कि हम
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा था कि हम पूरे भारत में शरिया की कोड बनाएंगे, यानी शरिया कोड बनाएंगे औरतों के लिए, किसी और मसाइल के लिए नहीं है, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं है, उनके जीवन को सुधारने के लिए नहीं है, सिर्फ तलाक। यही आपके पास यही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर साहब, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था, इसकी जरूरत की मांग का जिक्र किया था? सिकंदर साहब, मुझे बात खत्म करने दीजिए। आप लोग औरतों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, इसलिए कॉमन सिविल कोड को नहीं चाहते और बहाना ढूंढते। वो बीजेपी ने कर दिया, वो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि क्या औरतों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की चाह रखने वाले विरोध करते हैं। लेकिन सिकंदर साहब, एक सवाल मेरे मन में है, शाहबानो प्रकरण, सरला मुदगल केस 1995, जॉन वलवत्तम केस 2003, क्या ये वो केसेस थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को माना कि यह जरूरत थी, वक्त की जरूरत थी, यहां पर अगर लागू होते तो शायद अधिकारों का हनन ना होता? बिल्कुल है, बिल्कुल कॉमन सिविल कोड की जरूरत है भारत के अंदर। आप देखिए, इस्लामिक कंट्री है जिसको सऊदी अरेबिया कहते हैं, जो हार्डकोर वहां पे मुसलमान है, वहां के वाबिज्म को मानने वाले हैं, वहां भी कुछ उनकी है, कुछ कानून के कुछ उन्होंने बना रखे हैं जो कुरान के अंदर नहीं है, शरा में नहीं है। पाकिस्तान में भी आज भी जो है उनका पैनल कोड चल रहा है, जबकि इस्लामिक कंट्री है। ईरान के अंदर, टर्की के अंदर सबने बना रखा है, रिवाजी मुल्क है, उसके हिसाब से वक्त के हिसाब से। के शर्मा साहब, अब एक सवाल मन में आता है कि बीते 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। के शर्मा साहब, 27 साल में बीजेपी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यूपी जैसे बड़े स्टेट में आप टिकट देते नहीं हैं, लेकिन आपको मुस्लिम बहनों की चिंता जो है वो बहुत सताती है, चाहे वो 3 तलाक की बात हो या फिर 2007 में। अच्छा, 2007 में, चलिए एक दो अब अलग केस हो सकते हैं कि ठीक है, वो गलती अगर है तो ठीक है, एक दो केसेस यूं, लेकिन 27 साल में 27 टिकट भी नहीं गए, ये पक्का बात है। तो फिर सवाल ये है के शर्मा साहब कि मुसलमानों को टिकट नहीं देना है, उनको सियासत में भागीदारी नहीं देनी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का इतना ख्याल बीजेपी को क्यों आता है तुष्टीकरण की सियासत के लिए? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं का फायदा नहीं होने वाला, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या ये तुष्टीकरण की सियासत है जो चुनावों में जरूरी है बीजेपी के लिए? नहीं, आप दो अलग अलग मुद्दों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं शुभांकर जी। जहां तक टिकट देने न देने का इशू है, वो तो पहले मुद्दे का जवाब ही नहीं दे रहे। कल्याणकारी कार्यक्रम और ये सब चीजों से भिन्न है। सुन लीजिए, मैं पहले मुझे बोलने दीजिए। तस्लीम साहब इतना क्यों उतावले हो रहे हैं? तो इसलिए चुनाव में किसको टिकट देना नहीं देना, ये उसकी योग्यता, उसकी विनेबिलिटी का प्रश्न है, तो उसके आधार पर उनकी टिकटें होती। लेकिन जहां तक अभी समान नागरिक संहिता की जो बात आई, तो कैप्टन रिजवी साहब ने 2 चीजें आपके चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट कर दी, और इन सभी जो अन्य पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी मानसिकता को भी क्लियर कर दिया। पहली चीज तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि धारा 44 और 45 के अंतर्गत राज्य सरकारें विचार कर सकती है। जो भ्रम फैलाने की कोशिश अभी आपके डिबेट में हो रही थी कि राज्य सरकार नहीं कर सकते, राज्य सरकार विचार भी कर सकते हैं, इस पर वो भी कर सकते हैं। तो सारा स्पष्ट है। दूसरी बात, इसके पीछे एक मिनट तासी साहब, आप है आपके पास नहीं, रहमानी साहब, शर्मा जी आपके पास सेंटर में तस्लीम रहमानी या आलोक शर्मा जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि अब कौन सा दौर आएगा, क्योंकि 2014 के बाद ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, सबसे मुफीद समय है, तो फिर घोषणा पत्र में क्यों इंप्लीमेंट क्यों नहीं? ये सवाल आलोक शर्मा जी ने पूछा था, तस्लीम जी पूछ रहे हैं और आदिल जी भी पूछ रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूं ना सर, सुनिए ना। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, हमारे 3 मुद्दे थे, उसमें हमने 2 पूरे किए और तीसरा हम पूरा करेंगे। ये बिल्कुल हमारा देश की जनता से वादा है। अब हम उसे किस तरह करेंगे ये हम पर छोड़िए ना, आप इस पर थोड़ी ना हमसे पूछेंगे किस तरह करेंगे, हम कर रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास तरीके हैं। अभी कैप्टन रिजवी साहब ने क्लियर किया ना कि राज्य को भी अधिकार है, तो राज्य कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, इलेक्शन का मुद्दा बनाया। अरे जनाब, इसी मुद्दे आप क्यों नहीं मिल्किंग आउट दी वोट्स क्यों नहीं बनाएंगे ऑफ दीज 3? क्यों नहीं बनाए आप? आलोक शर्मा जी के पास हम चलते हैं। तस्लीम साहब, बाकी मेहमानों को वक्त दीजिए, पैनल बड़ा है, सवाल वैसे भी कम पड़ जा रहे हैं, समय कम दे पा रहा हूं मैं। आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सिकंदर साहब ने एक बड़ी बात कही
कहा कि अब जो मुझे लोग बोलने नहीं मुस्लिम देंगे तो औरतों कैसे को, क्रिश्चियन औरतों को, पारसी औरतों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, वो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। कांग्रेस पर भी आरोप बीजेपी लगाती है कि चाहे शाहबानो प्रकरण हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हटाने की बात हो, तुष्टीकरण के लिए आप लोगों ने समय समय पर सपोर्ट किया है। आप लोग भी चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट मिलता रहे, इसलिए आप लोग अपना एजेंडा क्लियर नहीं करते। देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। यहाँ पर एक जाति में भी अलग अलग, मेरे समय पे बोलने नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, इस तरह तो डिबेट नहीं हो सकता। एक जाति और एक धर्म में भी अलग अलग कानून हैं, अलग अलग नियम हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। आप देखिए किस तरह से हिंदू धर्म में ट्राइबल पॉपुलेशन बिल्कुल अपनी अलग तरह की जिंदगी जीती है। एक क्रिश्चियन जो केरला में रहता है और एक क्रिश्चियन नॉर्थ ईस्ट में रहता है, उसके तमाम रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या उनको सबको मर्ज कर देंगे हम? क्या आर्टिकल 371 को हम हटा रहे हैं? बीजेपी क्या हटा रही है? आर्टिकल 371 तमाम राज्यों में लगा हुआ है। मैं गुजरात में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर तो जमीन के खरीदने फरोखने में जाति और धर्म के फर्क है। 24 साल 27 साल की बात कर रहे हैं आप, उसको तो मिटा देते कम से कम। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि 4 वर्जन है। उत्तराखंड में हाई पावर्ड कमेटी बनेगी। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। बीजेपी कहती है स्वयं कि इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो भाई आप आज तक कोई भी बिल क्यों नहीं लेकर आए संसद? इसलिए बीजेपी भी नहीं मानती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम यहाँ पर एक कौमी चौपाल का निर्णय करेंगे। तो करना क्या चाहती है? अब आते हैं आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 में सब चेंज हुए हैं, इन्होंने 2 चेंज। आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। ये तो इनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे बहू लेकर आएंगे। भाई मुझे 50 गज का प्लॉट दिलवा दो, वहां पर मैं खरीदना चाहता हूँ, और एक आदमी का नाम बता दो जिसने वहां पर। केवल शब्दों पे मत छोड़िए, शब्दों पे छोड़कर देश को डिस्टर्ब मत कीजिए। अभी बात आई सीए और एनआरसी की। इनके हेमंत विश्व शर्मा उसके धुर विरोधी हैं, इनके तमाम घटक दल धुर विरोधी हैं। क्या एनआरसी लागू किया? क्या सीए लागू हुआ? अब आती है पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की बात। जनसंख्या नियंत्रण में वो विरोध। अरे भाई भाजपा पक्ष में है क्या? क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए 8.5 साल में कुछ संसद पेश किया? आलोक जी, अब कई सारे सवाल आपने पूछ लिए। के शर्मा जी वो कह रहे हैं आप लोग शिगुफा छोड़ते हैं, आप लोग खुद क्लियर नहीं है। दे देता हूं। नहीं शगुफा, अरे मुझे आश्चर्य है कि सीए का कानून बन गया, उस पर ड्राफ्ट तैयार हो रहे, सिस्टम वो लागू भी हो रहा है। कानून तो बनाया ना हमने, ट्रिपल तलाक पे यही चिल्लाते थे, हमने कानून बनाया ना उस पे और इम्प्लीमेंट भी किया हमने। अब फिर बीच में आलोक जी देखिए, आप बोल रहे थे तो किसी ने नहीं बोला सर। आलोक सर, आप जब बात कर रहे थे तो किसी ने आपको टोका नहीं सर, हम भी सुन लेते। ये ठीक नहीं है। हाँ बोलिए शर्मा जी। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं, देश की सनातन संस्कृति और हमारी गौरवमय संस्कृति के लिए, यदि हमारी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के लिए यदि हमको उसको अपने घोषणा पत्र में लिखना पड़ा राम मंदिर का इशू, तो हम गर्व से कहते हैं कि हमने लिखा। और लिखा ही नहीं, हमने उसके ऊपर आंदोलन भी किया, और एक नहीं 4 सरकारें गवाई हमने इनके कारण। और जिसकी सरकार को गंवाने के लिए जहां पत्थर भी नहीं चले, उस कांग्रेस पार्टी ने अत्याचार किया, लोकतंत्र की हत्या करके हमारी 4 सरकार, हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, सब जगह हमारी सरकारें गिराई। तो हमने तो शहादत दी अपनी सरकारों की, कितने हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए उसके लिए। तो ये तो हम कहते हैं गर्व से कि राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी भूमिका निभाई है। और इसलिए यही नहीं, धारा 370 के लिए भी इसी तरह की ये प्रश्न उठाया। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि हमने पहले जो कहा था वो लागू किया, आगे भी लागू करेंगे। शर्मा जी समय कम है मेरे पास। आदिल हसन साहब, जो अड़ंगे कर मैं आ रहा हूं। सीके शर्मा जी, आपकी बात के मूल भावना समझ गए सर हम। आदिल हसन साहब, ओवैसी जी की पार्टी कहती है कि बुर्के वाली एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन फिर सिकंदर साहब आरोप लगाते हैं कि उसी बेटी को आप लोग बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहते हैं, जबकि तमाम मुस्लिम देश जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाने की चाह है, लेकिन बुर्के वाली को बराबरी का अधिकार ना मिले, इसके लिए भी आप लोग प्रयासरत हैं। शुभांकर जी, रिजवी साहब को जानकारी का अभाव है। 1450 साल पहले मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी में उसका हक देने की बात इस्लाम ने कहा था। उनको निकाह जब होता है, यानी शादी होती है, बिना महिला के इजाजत के, उस लड़की के इजाजत के
शादी नहीं हो सकती है, जो रिजवी साहब को जानकारी नहीं है। सती सिस्टम को जब लड़कियों को मार दिया जाता था, सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो इस्लाम ने विरोध किया 1450 साल पहले। इसलिए रिजवी साहब को जानकारी का अभाव है। मुसलमान महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक कानून बना के नहीं 1450 साल पहले दे दिया गया था, उनका हक है। शादी में भी उनको उनकी मर्जी से शादी हो सकती है। बैनमहर निकाह जो है, निकाह का पैसा लड़की को अगर नहीं मिले, ठीक है रिजवी साहब की आवाज को थोड़ा बढ़ाया जाए। रिजवी साहब, जानकारी का अभाव है। और हज में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिचुअल है सफा और मरवा में, जिसमें ठीक है हर मर्द ठीक है आदिल साहब आपको जवाब ले लेते हैं। रिजवी साहब, हर मर्द को तेजी से दौड़ना पड़ता है, वो एक औरत की सुन्नत है, वो औरत के नक्शे कदम पे चलना पड़ता है। तो रिजवी साहब को जानकारी का अभाव है। सरकार की दरबारी नहीं करे, हर बात बोलने का कलेजा रखे कर रहे हैं आप, हर बात बोलने का कीजिए, कलेजा रखिए। सरकार का दरबारी मत कीजिए रिजवी साहब। अगर सरकार की दरबारी करना है तो ऑफिशियल सरकार की दरबारी कीजिए। 1450 साल पहले लड़कियों को उसके जायदाद में उसको हिस्सा दिया गया, लड़कियों को शादी में फिक्स किया गया है। ये इस्लाम सिखलाता है। आप जो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए समय समाप्त है, इसलिए आखिरी सवाल जो है मैं अग्निजेश जी आपसे ले रहा हूं। इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या मुसलमानों को जो अतिरिक्त लाभ मिल रहा है उससे परेशानी है बीजेपी आरएसएस को? क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा कह रहे थे कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो उनको 4 का अधिकार क्यों मिल जा रहा है? तो क्या समस्या इस बात से कि हमको ना मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उनको कैसे मिल रहा है? वो गोवा में कानून है ना, हिंदुओं को पॉलीगैमी की इजाजत है, मुसलमानों को पॉलीगैमी की इजाजत नहीं है। वो वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड सवाल आपके लिए था, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने यह बयान दिया है कि अगर हिंदू एक शादी कर रहा है तो मुसलमान 4 कैसे कर सकता है? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हमारी कोशिश शुभंकर जी सवाल के सियासीकरण पूरे देश में चुनाव में लाभ लिया जा रहा है। वक्त क्योंकि फिलहाल इतना ही है, इसलिए माफी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दंगल में ये चर्चा जो है लगातार जारी है, लेकिन क्या चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान होना जरूरी है? क्या ये मामले जो हैं ये लाभ देते हैं? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आप जिस भी माध्यम पर देख रहे हैं जरूर अपनी राय दीजिएगा।